आज हम बात कर रहे हैं माँ भारती के अमर सपूत, भारत भूमि पर जन्मे एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, विद्वान, कवि और लेखक, जिनका जन्म 11 जून 1897 को शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में होता है। पिता का नाम मुरलीधर है, माता का नाम मूलमती देवी है। 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। नाम है राम प्रसाद बिशीमल जी। ये मां भारती के सबसे महान देशभक्त और अमर सपूत हुए हैं। पिता सरकारी नौकरी में थे, क्लर्क के पद पर। बचपन से ही कहानियां सुनते थे, देशभक्तों की कहानियां सुनते थे। बचपन में ही क्रांतिकारी भाव उनके दिल और दिमाग में पनपते रहते थे। प्राथमिक शिक्षा शाहजहानपुर से ही होती है। हाई स्कूल रायबरेली से करते हैं। बीए नहीं कर पाते हैं। बीए करते करते क्रांतिकारी विचार दिल में पैदा हो जाते हैं और आग भभक उठती है, ज्वाला भभक उठती है उन अंग्रेजों के खिलाफ, भारत की आजादी पाने के लिए। मां भारती के इस लाल राम प्रसाद बिशीमल को बहुत यातनाएं सही, बहुत दुख सहे बचपन के दिनों में। मां भारती का ये लाल शाहजहानपुर के अंदर एक स्कूल में अध्यापन का कार्य भी करने लगे, लेकिन रास उनको सिर्फ आजादी ही लगा हुआ था। 4 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी बन गए थे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। बताया जाता है कि उस समय संस्कृत में बहुत अच्छे उच्च कोटि के वक्ता भी ये बन गए थे और आर्य स्कूल में पढ़ाने का, अध्यापन का कार्य भी इन्होंने शुरू कर दिया था शाहजहानपुर में। क्रांतिकारी बनने की आग जब दिल में इतनी भभक उठी थी, इतनी दहक उठी थी कि अध्यापन में उनका मन ही नहीं लगा और उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने बिशीमल और तखलुस अपना लिया था। इनका जो विचार था, इस चीज का जो अर्थ है, घायल या कुर्बान होना था। प्रेरणा कहां से मिलती इनको? 1910 में लाला हरदयाल की किताब आर्य समाज और माधव प्रसाद के संपर्क में आने से इनके विचार बिल्कुल बदल जाते हैं। ये मां भारती के लिए जी जान लुटाने के लिए अपने मन में प्रण कर लेते हैं और इनके दिल और दिमाग में बस ये चलता है कि हमें आजादी चाहिए। इस तरह से 1916 के अंदर मातृवेदी नामक गुप्त संस्था बनाते हैं, जिसके अध्यक्ष स्वयं खुद बनते हैं और उसमें नित्य नए युवाओं को जोड़ते हैं, नित्य नए युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं मां भारती को आजाद कराने की, इस वतन की मिट्टी को आजाद कराने की। ये सब काम गोपनीय तरीके से राम प्रसाद बिशीमल और उनकी युवा टीम मातृवेदी नामक संस्था से कर रही थी। देश की वेदी पर और स्वदेशी रंग जैसे पत्र लिखकर लोगों में देश प्रेम की भावनाएं जागृत की। इस तरह से राम प्रसाद बिशीमल अपने क्रांतिकारी विचारों से इस वतन की मिट्टी को आजाद कराने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन रात जितनी हो सके उनसे मेहनत करते रहे। इस तरह से 1922 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें भी ये शामिल हो जाते हैं। जब असहयोग आंदोलन 1922 में गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है चोरा चोरी नामक घटना के कारण, तो इन देशभक्तों का मोह भंग हो जाता है। उसमें भगत सिंह भी शामिल थे।
राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, सचिंद्र नाथ सान्याल भी शामिल थे, बहुत देशभक्त लोग उसमें शामिल थे। लेकिन ये युवा क्रांतिकारियों का मोह भंग हो जाता है और वो अपना एक अलग से संगठन बनाने का विचार करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इनके विचार चलते रहे। 1924 के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल जी, सचिंद्र नाथ सान्याल जी, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 1924 के अंदर एचआरए का गठन होता है कानपुर के अंदर। यहां से इस युवा क्रांतिकारियों का एक जोश जुनून एचआरए में, मतलब इसकी प्रेरणा से, एचआरए से प्रेरणा लेकर और ये अपने जोश जुनून में लग जाते हैं, पूरी तरह से इसमें शामिल होकर पूरा कार्य करने लग जाते हैं देश की आजादी के लिए। नित्य नए युवाओं जोड़ना, नित्य नए युवाओं को ट्रेनिंग देना, देश किस प्रकार से हमें आजाद करना है, शांति रूप से करना है या क्रांति के रूप से। तो इनका जो ग्रुप था वो क्रांतिकारी ग्रुप था और आजादी में अहम भूमिका कहीं क्रांतिकारी ग्रुप की ही रही है। इस तरह से नित्य नए युवाओं को जोड़ते रहते थे और उनको ट्रेनिंग देते रहते थे। 1924 का जो समय था एचआरए का, बड़ा स्वर्णिम काल था, लेकिन समय की प्रकाष्ठा इतनी मजबूत थी कि उसको कौन टाल सकता है। 1924 में जैसे एचआरए का गठन कर लेते हैं, नित्य नए युवाओं को जोड़ते रहते हैं, उसके बाद संस्थापक सदस्यों के अलावा जो बड़े नाम एचआरए में जुड़े, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, मुरारी लाल, मनमथनाथ गुप्त, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल आदि नाम, बड़े नाम इसके अंदर जुड़े। रोशन सिंह भी जुड़े उस समय। तो जब ये बड़े नाम इसके अंदर जुड़े एचआरए के अंदर, तो संगठन बड़ा मजबूत बन गया। लेकिन संगठन को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी, भोजन की भी आवश्यकता थी। अगर धन नहीं होगा तो ना तो युवाओं को ट्रेनिंग दे सकते, नहीं ऑफिस ले सकते, और जो मिशन चलाया हुआ था वो पूरा गोपनीय तरीके से चलाया हुआ था। तो उस मिशन को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी। अब क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल जी विचार रखते हैं एचआरए में। राम प्रसाद बिस्मिल रीढ़ की हड्डी थे एचआरए की उस समय। जैसे सुखदेव सिंह थापर 1928 के अंदर रीढ़ की हड्डी और दिमाग साबित हुए थे, एचएसआरए का, ऐसे एचआरए का मजबूत दायित्व राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर था। अब इस संगठन को चलाने के लिए जो धन की कमी पड़ रही थी, उसके लिए इनकी एक बैठक आयोजित होती है। उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि हम शांति प्रिय तरीके से जनता में से पैसे खसोटेंगे, हमारी जनता को कोई नुकसान ना हो। इस तरह से पहला डाका बामरोली में डाला जाता है। बामरोली में कुल 1600 रुपए उनको मिलते हैं, 3-4 जेवर उनको हाथ लगते हैं। दूसरा डाका जो डालते हैं वो बिचपुरी में डालते हैं, तीसरा डाका द्वारिकापुरी में डालते हैं। बामरोली में जो डाका डालते हैं उनमें मोहन नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय मुठभेड़ में, आपसी में। रोशन सिंह की गोली से मोहन नाम का व्यक्ति मारा जाता है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी बड़े आहत हुए और उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि नहीं, हम ग्रामीणों में लूटपाट नहीं करेंगे। देखो, उस समय उनके क्रांतिकारी विचार वो ग्रामीण भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या करना चाहते हैं देश के लिए, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है
कि ये इस तरह लूटपाट कर रहे हैं, तो उस समय लोग इनको आतंकवादी की संज्ञा देने लग गए थे, लोग इनको चोर डकैत बोलने लग गए थे। लेकिन नहीं, विपरीत इसके वो इस वतन की मिट्टी को आजाद कराना चाह रहे थे, इसलिए वो ये सब कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन जिस दिन मोहन नाम के व्यक्ति की बामरोली में मृत्यु हो जाती है रोशन सिंह की गोली से, उस दिन ये लोग डाका डालना कम कर देते हैं और किसी भी व्यक्ति को गोली से कोई नुकसान नहीं हो इस तरह की कसम ले लेते हैं। इस तरह से राम प्रसाद बिसीमल जी एक दिन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उस समय कुछ अंग्रेज अधिकारी आते हैं और गार्ड के रूम में बैग भरा थैला उसमें उड़ेल देते हैं। राम प्रसाद बिसीमल की नजर बड़ी तेज थी, उसकी नजर जैसे उन पे जो ड्रम बॉक्स था, संदूक था, उस पर गिरती है तो देखता है कि पैसों का भरा बैग आया था और वो इन्होंने इस बॉक्स के अंदर छुपा दिया। उन्होंने सोचा कि बहुत जल्द इस खजाने को मैं ही लूटूंगा। क्रांतिकारियों के संगठन में विचार विमर्श होता है, एचआरए में। एचआरए के विचार विमर्श में निर्णय लिया जाता है कि हम ट्रेन में जाने वाले धन को लूटेंगे। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर 7 बजे चलती है और ये 10 के 10 क्रांतिकारी निकल पड़ते हैं। राम प्रसाद बिसीमल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह लाहेड़ी, रोशन सिंह, मनमथनाथ गुप्त, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल, बनवारी लाल, ये सब निकल पड़ते हैं। सचिंदर सान्याल, ये सब निकलते हैं प्लान बनाकर ट्रेन में लूट करने के लिए। ट्रेन निकलती है सहारनपुर से। 2 नंबर बोगी के अंदर, 2 नंबर डिब्बे के अंदर सचिंदर नाथ सान्याल, सचिंदर नाथ बख्शी, राजेंद्र लाहेड़ी और अशफाक उल्ला खां सवार होते हैं। 3 नंबर बोगी में 7 क्रांतिकारी सवार हो जाते हैं। इसका भी एक कारण था, क्योंकि 3 नंबर जो बोगी थी उसकी चेन हमेशा खराब हुई रहती थी। इस कारण से 3 क्रांतिकारी 2 नंबर डब्बे में बैठ जाते हैं। उस समय ये व्यवस्थाएं थी कि महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे की व्यवस्थाएं होती थी। इस तरह से सचिंद्र नाथ बख्शी ने 2 नंबर डब्बे में चेन को खींच दिया। ट्रेन रुक गई। 10 के 10 क्रांतिकारी ट्रेन से उतर जाते हैं, धमाकों की आवाज करते हैं और जनता को पैगाम देते हैं, सुनाते हैं कि आप किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, हम अपना काम करके अभी तुम्हें रवाना कर देंगे, आप निकल जाना, आपको कोई भी हानि हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने काम करेंगे। इस तरह से गार्ड जगन्नाथ प्रसाद नीचे उतरकर आते हैं और पूछते हैं चैन किसने खींची। सचिंद्र नाथ बख्शी जवाब देते हैं चैन मैंने खींची, हमारा कुछ सामान रह गया, हम पीछे डिब्बे से लेकर आ रहे हैं। 2 क्रांतिकारी आगे पायलट को कवर करते हैं। इलेक्ट्रीशियन टॉयलेट में घुस जाता है डर के मारे। और भी अंग्रेज अधिकारी उस समय गन लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी किसी की भी हिम्मत इन क्रांतिकारियों के सामने नहीं हुई और वो सब चुप बैठे रहे। सचिंद्रनाथ बख्शी गार्ड को गिराकर उसके ऊपर रिवॉल्वर तानकर बैठ जाते हैं। राजेंद्र लाहेड़ी, अशफाक उल्ला खां, मनमथनाथ गुप्त, ये सभी संदूक को तोड़ने में लग जाते हैं। जब संदूक इनसे नहीं टूटती तो अशफाक उल्ला खां
अपनी मजबूत भुजा बल से कुल्हाड़ी के वार से संदूक में छेद कर देते हैं और अपना माउजर पिस्तौल मनमथनाथ गुप्त को सौंप देते हैं। इस तरह से मनमथनाथ गुप्त बीच बीच में धमाके करते रहते हैं। देखते ही देखते अहमद अली नाम का व्यक्ति ट्रेन से नीचे उतर गया और उस समय उनके निशानों को कौन चूक सकता था। मनमथनाथ गुप्त ने अपने माउजर से ट्रेन के समानांतर एक गोली छोड़ दी और वो अहमद अली नाम के व्यक्ति को भेजती हुई निकल गई। अहमद अली नाम का व्यक्ति वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बक्से से पूरा धन 4553 रुपए के लगभग जो मिलता है उनको खजाना, उसको निकालकर 3 पोटलियों में बांधकर नीचे उतर जाते हैं। गार्ड जगन्नाथ प्रसाद को सचिंद्रनाथ बख्शी वार्निंग करते हैं कि ठीक है, अब मैं आपको ऊपर पहुंचा देता हूं। किस लिए? इसलिए कि कल को अगर मुकदमा हो भी जाता है तो मेरे को पहचानने वाला तो कोई नहीं रहेगा। उस समय यह थी कि मुकदमे में जिसने भी फाइन किया है पहचानने वाला होना चाहिए। तो उसको ऊपर पहुंचाने की बात सचिंद्रनाथ बख्शी जगन्नाथ प्रसाद को करते हैं। जगन्नाथ प्रसाद मौत की भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है सचिंद्रनाथ बख्शी के सामने। तो सचिंद्रनाथ बख्शी कहते हैं कि कभी तू मेरे को पहचानेगा तो नहीं? बोलो नहीं, मैं आज से कसम लेता हूं, प्रण खाता हूं कि मैं आपको कभी नहीं पहचानूंगा। इस तरह सचिंद्रनाथ बख्शी उनको छोड़कर चल देते हैं और ये 10 के 10 क्रांतिकारी जंगलों की ओर गमन करते हैं। इनमें से एक चद्दर एक क्रांतिकारी की वहां पर छूट जाती है और वो चद्दर पुलिस को तहकीकात करने में, पुलिस को सुराग जुटाने में, क्रांतिकारियों तक पहुंचने में बड़ी मदद करती है। ट्रेन रवाना हो जाती है और ये 10 के 10 क्रांतिकारी जंगलों में निकल जाते हैं। इस तरह से शाहजहांपुर में पुलिस डेली रिकवरी कर रही थी, देख रही थी कि कहां पे कौन थे ये लूट करने वाले, कौन नौजवान थे। डेली पुलिस तहकीकात करती, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस तरह से पुलिस को कुछ नोट हाथ लग जाते हैं शाहजहांपुर में, जो उस समय लूट हुई थी उसके, काकोरी कांड का। इस तरह से सितंबर के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल सहित कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सचिंद्रनाथ बख्शी, अशफाक उल्ला खां गिरफ्तार नहीं होते हैं। सितंबर 1925 के अंदर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि, मनमथनाथ गुप्त वगैरह गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी ये गिरफ्तार नहीं होते हैं। जुलाई 1926 में सचिंद्रनाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां गिरफ्तार होते हैं। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी बचे इन 10 के दल में से जो कभी भी नहीं पकड़े गए। आज वो जब भी कहीं पुलिस की सूचना लगती वो वहां से निकल जाते और उन्होंने प्रण कर रखा था कि मेरा नाम आजाद है, मैं आजाद ही रहूंगा, मैं आजाद ही मरूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी और इस प्रतिज्ञा का उन्होंने प्रण भी निभाया था। इस तरह से सभी क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमे चलते हैं। मुकदमों में सभी को, किसी को फांसी, किसी को काला पानी की सजा मिलती है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा बोल दी जाती है। जगन्नाथ प्रसाद सचिंद्रनाथ बख्शी को पहचानने से इनकार कर देता है। वो नाटक कर रहा था कि मैंने तो इनको कहीं भी नहीं देखा, और इस तरह से ट्रेन के गार्ड ने अपनी कसम निभाई।
और सचिंद्र नाथ बख्शी को पहचानने से इनकार कर दिया। 9 क्रांतिकारी बचे थे। ये 9 क्रांतिकारियों में से 4 को उस समय फांसी की सजा हो गई। एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। 4 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हो जाती है। रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल के अंदर फांसी दी जाती है। अशफाक उल्लाह को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी जाती है। ठाकुर रोशन सिंह को उस समय बामरोली में जो व्यक्ति मारा गया था उसकी सजा पर फांसी दी जाती है, लेकिन ठाकुर रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी कांड के अंदर फांसी मिलती है और 4 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा मिलती है। अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड के लिए एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो मना कर रहे थे कि रामप्रसाद बिस्मिल को राम भाई बोलते थे और इनकी जो दोस्ती थी वो बहुत गहरी दोस्ती थी। एक हिंदू एक मुस्लिम दोनों की बड़ी जबरदस्त जोड़ी थी और उस समय जनता को इन्होंने पैगाम भी दिया था कि भारत की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है। इस तरह से भारत माता के ये राजदुलारे, ये चारों क्रांतिकारी 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर झूल जाते हैं और हंसते हंसते झूल जाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी संस्कृत में दोहे गाते गाते फांसी पर झूल जाते हैं। इस तरह से मां भारती की ये अमर सपूत, मां भारती की ये अमर बलिदानी हमेशा हमेशा के लिए हम सब के बीच से विदा ले लेते हैं। इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े देशभक्त और लीडर जिन्होंने उस समय क्रांति की आग सुलगा दी थी। भगत सिंह ने काफी प्रयास किए रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को बचाने के लिए। इन्होंने जो प्रयास किए वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूती तरीके से किए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया और ये इन महान मां भारती के अमर सपूतों को नहीं बचा पाए। और इस तरह से ये मां भारती के अमर सपूत हमेशा हमेशा के लिए हम सबके बीच से चले जाते हैं। हमें समय समय पर मां भारती के इन अमर बलिदानियों का इतिहास भी पढ़ना चाहिए, इनकी प्रेरणा लेना चाहिए। इनकी पुण्यतिथि पर, इनकी जन्म तिथि पर इन सबको हमें दिल से याद करना चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए। इनकी जो स्मृति स्थल है उन पर हमें पुष्प अर्पित करने चाहिए और हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए इनके विचारों के, इनके समर्पण के, देशभक्ति के प्रति प्रेम को। हमें इन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पूरी आवाम से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से मैं एक ये पैगाम देता हूं कि आप जब भी किसी क्रांतिकारी का, किसी देशभक्त का, किसी मां भारती के अमर सपूत का जब भी जन्मदिन आए या उस समय हमें दिल से इनको याद करना चाहिए
और माँ भारती के इन अमर सपूतों को याद करते हुए इनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस तरह से माँ भारती के अमर सपूतों को याद करने से हमारी युवा पीढ़ी में एक नई दिशा मिलेगी, एक नया जोश उत्पन्न होगा, एक खून के अंदर उबाल आएगा कि क्या वो वीर थे जिन्होंने उस समय इतनी लड़ाइयां लड़ी और मां भारती के लिए हंसते हंसते बलि चढ़ गए, फांसी टूट गए, फांसी चढ़ गए। इस तरह से हमें हमेशा के लिए मां भारती के इन अमर सपूतों के बलिदान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।